जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये 10वां लेक्चर है और आज फिर मैं आप सभी के साथ हूं, आपका दोस्त पंकज शर्मा। डिस्कस करूंगा एमपीजी से संबंधित अगले 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। और आज का आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि निम्न में से किस पर्यटन स्थल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में सिटी ऑफ जॉय की बात करेंगे तो याद रखेंगे मांडू। मांडव शहर को मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। यदि इसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो याद रखिएगा कि भारत के संदर्भ में कोलकाता जो है इसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोलकाता को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऐसे शहर है जहां पर कई सारे प्राचीन पुराने महल स्थापित हैं, इसलिए इसको आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। यदि पर्टिकुलर मांडव की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे कि मांडव इंदौर से लगभग 95 किलोमीटर दूर है। कितना? 95 किलोमीटर दूर है, जो कि 6वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। लेकिन इसे जो मूल रूप से पहचान मिली थी वो परमार राजवंश के समय मिली थी, जब राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया था। समय समय पर मांडव में अलग अलग समय पे मुस्लिम राजाओं ने राज किया था। यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आक्रमण हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1561-62 में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर अकबर जो है इसने आदम खां को मांडव पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। आदम खां ने आक्रमण किया और मांडव के राजा जो थे बाज बहादुर, बाज बहादुर खान जो थे, इनके और आदम खां के बीच में युद्ध हुआ। बाज बहादुर की हार हुई और आदम खां ने रानी रूपमती सहित अन्य जो वहां की लेडीज थी उनके साथ जबरदस्ती किया। तो ये पूरा जो जो वाक्या था ये मांडव की जीत को लेकर था, जब मालवा पर अकबर ने आक्रमण करवाया था और मांडव पर अपना आधिपत्य कर लिया था। ठीक है, तो ये मांडव की छोटी सी कहानी थी। लेकिन मांडव जो है वो मोस्टली ज्यादा फेमस है रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी को लेकर। इनकी प्रेम कहानी जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी दोस्तों। छोटा सा हम इस पे डिस्कस करते हैं कि बाज बहादुर जो थे वो जब जंगल में शिकार के लिए गए थे तो रानी रूपमती का उन्होंने गाना सुना था। रानी रूपमती के गाने से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और कहीं ना कहीं धीरे धीरे मिलते मिलते इनमें प्रेम हुआ। उसके बाद रानी रूपमती ने कहा कि भाई मैं एक हिंदू रानी हूं, मैं अपने रीति रिवाज और अपने धर्म को कभी बदलूंगी नहीं। बाज बहादुर खान ने इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया और इसी के चलते रूपमती के लिए मांडव की पहाड़ियों पर रूपमती का जो महल है वो बनवाया है। रूपमती का महल जो लगभग 1400 फीट की ऊंचाई पर है, इसको बनवाने का उद्देश्य हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ये कि रानी रूपमती को रोजाना नर्मदा के दर्शन करना होते थे, तो यहाँ पर वो महल के टॉप पे जहाँ रूपमती पवेलियन है वहां से वो नर्मदा के दर्शन भी कर सकती थी। और दूसरी बात ये थी कि ऊंचाई पर स्थित महल से आसपास के क्षेत्रों पर नजर भी रखी जा सकती थी, ताकि यदि कोई अटैक होता या आक्रमण के समय उसे पहले से ही पता चल जाए और चीजें सतर्क हो जाए। तो कहीं ना कहीं मांडव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। यहाँ पर जहाज महल, रूपमती का महल है ना, हाथी महल, जामा मस्जिद, कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो आप पर्यटन की दृष्टि से जा सकते हैं और इसी को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आज के इस पेपर का आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो कहता है कि चंदेरी के किले का निर्माण, चंदेली के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखेंगे कि राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। और चंदेरी के किले का जो मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार को दोस्तों खूनी दरवाजा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसके मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। तो खूनी दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अगर ये प्रश्न आ जाता है तो क्या बताएंगे? चंदेरी के किले का जो द्वार है उसे मुख्य द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता था। यदि देखें तो चंदेरी का किला जो है एक पर्वत की, एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। किसकी चोटी पर बना हुआ है दोस्तों? पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ एक किला है जो एक सुरक्षित दुर्ग के रूप में स्थापित था। इसे हम मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। उत्तर की तरफ से मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? चंदेरी को, जो अशोकनगर जिले में है। कौन से जिले में दोस्तों? याद रखेंगे, अशोकनगर जिले में स्थित है चंदेरी। और साड़ियों के लिए विशेष तौर पर फेमस है। चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है और ये विश्व प्रसिद्ध साड़ियां होती हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चंदेरी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो ये क्या है कि मालवा और बुंदेलखंड के बॉर्डर पर स्थित एक क्षेत्र है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मेदिनी राय का जब शासन था, यहाँ का राजा कौन था? मेदिनी राय था। 1528 में
तब बाबर ने इस पर अटैक किया था। किसने अटैक किया था इस पर? बाबर ने अटैक किया था और बाबर ने चंदेरी के किले को जीत लिया था। ठीक है, तो ये पूरा याद रखेंगे कि चंदेरी के युद्ध में बाबर ने 1528 में यहाँ के राजा मेदिनी राय को हराकर इस पे अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, और मालवा का प्रवेश द्वार उत्तर से किसको माना जाता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे? चंदेरी को माना जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय यदि हम बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि बुंदेला राजपूत, जो बुंदेला राजपूत राजा रहे हैं, उन्होंने जो चंदेरी का किला है वो स्थापित करवाया था, ये भी ध्यान रखना। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों। आज का आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर भोजपुर में है। कहां पर है? भोजपुर में है, जो रायसेन में है। कहां पर? रायसेन जिले में आता है। पत्थरों का बना हुआ मंदिर है। काय का बना मंदिर है दोस्तों? पत्थरों का बना हुआ मंदिर है भोजपुर का मंदिर, जिसे मध्य भारत का सोमनाथ भी कहते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज जो थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि राजा भोज जो थे वो एक महान शिव भक्त माने गए थे। तो राजा भोज एक महान शिव भक्त थे, इसीलिए हम बोलते हैं कि इनके द्वारा जो मंदिर बनवाया गया शिव मंदिर, वो एक विशाल मंदिर था, पत्थरों का मंदिर था, भोजपुर का मंदिर था। इसे मध्य भारत का सोमनाथ कहा गया है। यदि हम बात कर लेते हैं सोमनाथ की दोस्तों, तो पर्टिकुलर यदि सोमनाथ की बात करते हैं तो सोमनाथ गुजरात में, जो काठियावाड़ है, गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र तट के किनारे पर सोमनाथ का मंदिर स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो सोमनाथ इसका नाम पड़ा है गुजरात में, ये सोमनाथ इसलिए पड़ा है क्योंकि चंद्रदेव जो थे उन्होंने यहाँ पर बोल सकते हैं कि आराधना की थी भगवान शिव की। भगवान शिव को आराध्य मानकर यहाँ पर तपस्या की। उसके बाद यहाँ पर जो ये शिवलिंग स्थापित हुआ उसे सोम, क्योंकि चंद्रमा का नाम भी सोम है ना, इसलिए इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात के काठियावाड़ में है। अब दोस्तों सोमनाथ जो है ना वो मध्यकाल में बहुत बार टूटा है। सोमनाथ के इस मंदिर ने, ज्योतिर्लिंग ने कई बार जो मुस्लिम अटैक हुए मध्यकाल में उनको सहा है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन आज भी यदि हम बात करते हैं तो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग अडिग है और विश्व लेवल पर प्रसिद्ध माना गया है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यदि हम आक्रमण की बात करते हैं तो सबसे पहले 725 एडी में, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले 725 एडी में सिंध का सूबेदार था जुनैद। क्या नाम था? सिंध के सूबेदार का जुनैद। इस जुनैद ने सबसे पहले इस मंदिर को तोड़ा था। जब जुनैद ने 725 एडी में इस मंदिर को तोड़ दिया था, तो नागभट्ट जब राजा थे यहाँ के, तो उन्होंने इस मंदिर को एस्टेब्लिश करवा दिया, वापस पुनर्निर्माण करवा दिया। इसके बाद यदि हम बात करते तो बड़े पैमाने पर 1025 में जब महमूद गजनवी ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जब महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण कर रहा था, उस समय 125 एडी में इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा वो गुजरात सोमनाथ पर आक्रमण रहा। इस सोमनाथ के आक्रमण में इसने बुरी तरीके से इस मंदिर को लूटा और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था दोस्तों। जैसे ही सोमनाथ के इस मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वस्त करवाया, उसके बाद भीमदेव, याद रखेंगे, भीमदेव प्लस राजा भोज जो थे, इन्होंने इस मंदिर का बाद में पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन इसके बाद फिर से विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर को अपने टारगेट पे रखा। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपना गुजरात अभियान करवाया और अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां को, किसको? नुसरत खां को इस अभियान के लिए भेजा था। जब नुसरत खां को अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान के लिए भेजा, उसने भी सोमनाथ के मंदिर को तबाह कर दिया, बुरी तरीके से लूटा। जब नुसरत खान ने इस मंदिर को तोड़ दिया तो फिर एक हिंदू राजा ने इस मंदिर को वापस एस्टेब्लिश करवाया। लेकिन जब फिर से इसको एस्टेब्लिश करवा दिया तो 1395 में, 1395 में गुजरात के सुल्तान थे जिनका नाम था मुजफ्फर शाह। क्या नाम था गुजरात के सुल्तान का? मुजफ्फर शाह। तो गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने फिर इस मंदिर को तोड़ दिया। देखो कितनी बड़ी बात है कि सोमनाथ के मंदिर को इन आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने बार बार अपना टारगेट किया। 1395 में गुजरात के सूबेदार या सुल्तान में कहूं, उन्होंने, मुजफ्फर शाह ने इस मंदिर को फिर से तोड़ दिया। फिर जब इसे दोबारा बनवाया गया
तो औरंगजेब के काल में भी इस मंदिर को 2 बार तोड़ा गया था। कितनी बार तोड़ा गया था? 2 बार। एक बार 1665 में और दूसरी बार 1706 में पुनः सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया गया था औरंगजेब के समय। इस प्रकार आप देख रहे हो कि बार-बार सोमनाथ के मंदिर को इन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने अपने निशाने पर रखा। परंतु आजादी के बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो आजादी के बाद 1950 में 1950-51 में सरदार पटेल साहब ने समुद्र जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि वो इस मंदिर को दोबारा एस्टेब्लिश करवाएंगे। तब जाकर ये 1950-51 में वापस स्थापित किया गया, इसका पुनरुद्धार किया गया, इसका पुनर्निर्माण किया गया और अंततः 1 दिसंबर 1995 को, अंततः कब? 1 दिसंबर 1995 को तात्कालिक भारतीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। ये पूरी कहानी थी सोमनाथ के बनने सुधरने की। कहीं ना कहीं किस प्रकार से देशी आक्रांताओं ने इसको तोड़ा है और फिर हमने उसको सही करवाया। तो इस प्रकार से सोमनाथ का यह आक्रमण था। मैंने सोमनाथ के बारे में भी आप लोगों को क्लियर बता दिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न अगला आपका कहता है, प्रश्न नंबर 4, भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है। भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है। दोस्तों देखो, सावन का सोमवार स्टार्ट हो रहा वाला है, सावन का महीना, और उस समय पे हम लगातार शिवलिंग से संबंधित क्वेश्चंस पे डिस्कस करना, ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं संयोग है। कोई सोच समझ के इस प्रकार के प्रश्न नहीं डाले हैं, लेकिन शिवलिंग संबंधित, शिवजी से रिलेटेड प्रश्न आपके लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले सोमनाथ का हमने बात कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त शिवलिंग की। संयुक्त शिवलिंग की बात करें कि भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है, तो आप बताएंगे ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर दोस्तों जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी पे है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जहां पर ओम आकार की पहाड़ी है, वहां ओमकारेश्वर है। कहां? खंडवा में। ठीक है, ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां संयुक्त शिवलिंग हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है ये शिवलिंग। ठीक है, अच्छा, अब जब बात हो गई शिवलिंग की, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने 12 ज्योतिर्लिंग। दोस्तों कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, याद रखना है। 12 ज्योतिर्लिंग की यदि हम बात करते हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में है। और मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो याद रखेंगे 2 ज्योतिर्लिंग जो है वो मध्य प्रदेश में है। एक महाकालेश्वर का दक्षिण मुखी और एक ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जिसकी हम लोगों ने अभी बात की है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो मैं फटाफट उसके नाम ले लेता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कि जैसे हमने एक बात की कि एक ज्योतिर्लिंग आपका सोमनाथ में है, एक महाकालेश्वर हम बोल सकते हैं कि जो उज्जैन में है मध्य प्रदेश, एक है ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में, एक है मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, एक है केदारनाथ उत्तराखंड में जो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, एक है भीमा शंकर जो महाराष्ट्र में है, एक है विश्वनाथ काशी विश्वनाथ जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी में गंगा के संगम पर, एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी नदी के तट पर है, नागेश्वर गुजरात में है। सोमनाथ और नागेश्वर दोनों ही गुजरात में, याद रखेंगे। ठीक है, तो सोमनाथ भी गुजरात में है, काठियावाड़ समुद्र के तट पर। वैद्यनाथ जो है वो झारखंड का ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वर जो है तमिलनाडु का ज्योतिर्लिंग है, जो श्री राम भगवान ने स्थापित किया था जब लंका जा रहे थे उस समय पे। घृणेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है। और ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग है जिसके नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग अलग जगह पर। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तर में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो आप बोलेंगे उत्तर में केदारनाथ है। दक्षिण में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो आप बोलेंगे रामेश्वर जो है वो दक्षिण में है। ठीक है, पूरब साइड में कौन सा आ रहा है? तो आप झारखंड का ज्योतिर्लिंग याद रखेंगे। और पश्चिम साइड में कौन सा आ रहा है? तो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न में जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है आपका पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। अगर पशुपतिनाथ के मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा भारत का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में, कहां पर है? मंदसौर में स्थित है। मंदसौर में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो शिवना नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? शिवना नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर 8, याद रखेंगे 8 मुख वाली जो शिवलिंग है, प्रतिमा है, वो है कितनी? 8 मुख वाली है, जो अलग अलग मुद्रा में है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पर? शिवना नदी के किनारे पर है मंदसौर में।
लेकिन अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो दोस्तों नेपाल में जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आता है। कहाँ है? काठमांडू में आता है, नेपाल की राजधानी में। कौन सी नदी के तट पर? तो याद रखेंगे बागमती नदी के तट पर नेपाल में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब बनवाया गया था इसको? तो याद रखेंगे कि नेपाल का ये मंदिर तीसरी सदी में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तीसरी सदी में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? मांडू को मुगल काल में किस नाम से जानते थे? तो मांडू को मुगल काल में जानते थे शादियाबाद के नाम से, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति कब घोषित की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जो पर्यटन नीति थी दोस्तों वो सितंबर 2012 में घोषित की थी। कब की थी? सितंबर 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पर्यटन नीति घोषित की थी। तारीख अगर जानना चाहते तो याद रखेंगे 5 सितंबर 2012 को घोषित की थी, जिसमें 2014 में संशोधन किया गया था और उसकी यदि बात करते हैं तो 16 सितंबर सन 2016 को नवीन पर्यटन नीति आ गई थी, ये भी याद रखेंगे। पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या है? पर्यटन नीति का उद्देश्य है कि पर्यटन क्षेत्रों का विकास करना, उनका सुदृढ़ीकरण करना और इसके लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल है जिसने पर्यटन कैबिनेट का भी गठन किया हुआ है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। ओके, ये कब किया था पर्यटन कैबिनेट का गठन? तो 2016 में जब नवीन पर्यटन नीति बनाई गई थी उसी समय इसका गठन भी किया गया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बहुत सरल है। क्या कहता है? जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है? जब जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे शिवपुरी में है। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है? जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी में है। शिवपुरी में कहाँ है? तो बोलेंगे माधव नेशनल पार्क में। माधव नेशनल पार्क में है जॉर्ज कैसल भवन, जो लगभग 1911 के आसपास एस्टेब्लिश किया गया था। 1911 क्यों? 1911 में हुआ था तीसरा दिल्ली दरबार। कौन सा दिल्ली दरबार? तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था और इस तीसरे दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के जो प्रिंस थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम जो है वो उनकी पत्नी महारानी मेरी के साथ भारत आए थे और इनका क्राउन सेरेमनी, राज्याभिषेक होना था, इनको सम्राट घोषित करना था, इसलिए यहाँ पर आए थे। तब जो ग्वालियर के महाराजा थे, कौन? जीवाजी राव सिंधिया। तो जीवाजी राव सिंधिया ने इनके लिए 1911 में रुकने के लिए जॉर्ज कैसल भवन बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था? 1911 में। कहाँ है? माधव नेशनल पार्क में है। शिकार और इन सब चीजों के लिए, रहने के लिए, दृश्य देखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ है? शिवपुरी में है। अगला प्रश्न क्या है? भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों रायसेन में है। अब्दुल्लागंज का नाम याद रखेंगे, अब्दुल्लागंज। रायसेन में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो हैं। और भीमबेटका की गुफाओं की यदि हम बात करते हैं तो ये प्राग ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। कब की मानी जाती है दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। पूरा पाषाण काल से लेके ताम्र पाषाण काल तक का जो जो इतिहास है वो इसमें देखने को मिलता है। पूरा पाषाण काल से लेकर आप यहाँ पर जा सकते हैं कि मध्य पाषाण काल तक का, पूरा पाषाण से लेकर कहां तक का? मध्य पाषाण तक आप जाएंगे तो इस पूरी हिस्ट्री को इसमें देख सकते हैं, इस बीच की। ठीक है, तो ये एक ड्यूरेशन था। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है प्राग ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो हमारा इतिहास का वो भाग जब मनुष्य को न लिखना आता था न पढ़ना आता था। हमने इस समय का जो भी इतिहास लिखा है उस समय मिले साक्ष्यों के आधार पर, जैसे हड्डी, औजार आदि के आधार पर हमने इस इतिहास का लेखन किया है। इस काल को ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसको पुनः जो है वो 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के साक्ष्य जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। जो भीमबेटका की जो गुफाएं वाली स्थान है वो श्री विष्णु वाकणकर जो है, वीएस वाकणकर जो है, उन्होंने इसको खोजा था। किसने खोजा था? वीएस वाकणकर ने इसको खोजा था। कब खोजा था? तो 1958 में खोजा था। कब खोजा था दोस्तों? अगर ये पूछ लिया जाता तो क्या बताएंगे? 1958 में इसे खोजा था।
और ये जो भीमबेटका की गुफाएं, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये शैलाश्रय और शैल चित्रों के लिए, किसके लिए? शैल चित्र, पेंटिंग्स और शैलाश्रय, मतलब कि इनके बीच में रहने के स्थान के तौर पर ये माने जाते हैं। इन्हें हम पुराने शैल चित्र का राजधानी या कैपिटल भी कहते हैं। और ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको? रायसेन के भीमबेटका की गुफाओं को कहते हैं। ठीक है, जो किसने खोजा था? वीएस वाकंकर के द्वारा 1958 में खोजी गई थी। क्लियर है कि नहीं है? यहां से भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के सबसे पुराने साक्ष्य हमको मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? भर्तहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां स्थित हैं? तो भर्तहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। कहां पर? उज्जैन जिले में स्थित है। अब यहां समझना ये कि भर्तहरि की गुफाएं मतलब क्या? तो यह याद रखिएगा कि भर्तहरि उज्जैन के एक राजा थे। ठीक है, कहा जाता है कि भर्तहरि के दरबार में गोरखनाथ बाबा आए थे। उनका भर्तहरि ने अच्छा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार के बाद वो इन्हें एक फल देकर गए कि इसे खाओगे तो तुम आजीवन युवा बने रहोगे, बूढ़े नहीं होगे। इस प्रकार से उसके खाने के प्रभाव हो सकता था। भर्तहरि ने अपनी छोटी रानी को वो फल दे दिया कि भाई ये खाएगी तो ये युवा बनी रहेगी, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेम करते थे। छोटी रानी ने अपने जो जिससे वो प्यार करती थी उसको दे दिया, और उसको जो दिया तो उसने एक तीसरे वैश्या लड़की जो थी उससे उसका संबंध था, उसको उसने वो फल दे दिया। ऐसे फल घूमते घूमते पुनः किसके पास आ गया? वो वापिस आ जाता है राजा भर्तहरि के पास में। जैसे ही वो भर्तहरि के पास में आता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये फल कैसे आए, क्योंकि सबसे पूछता है वो। और बाद में अंत में पता चलता है कि भाई ये तो मैंने मेरी छोटी रानी को दिया था। छोटी रानी ने किसको दिया? उसके प्रेमी को दिया। तो यहाँ पर भर्तहरि को एहसास हो गया कि छोटी रानी कहीं ना कहीं उसे धोखा दे रही थी। तो ऐसे में इसके कारण, इस बात के कारण भर्तहरि ने वैराग्य को प्राप्त कर लिया। जब वैराग्य को प्राप्त कर लिया तो वो कहां चले गए? गुफाओं में चले गए। और गुफाओं में जब चले गए तो वहां पर भर्तहरि ने लगातार 12 वर्ष तक तपस्या की, और अपना जो साम्राज्य था वो किसको सौंप दिया? इन्होंने विक्रमादित्य को सौंप दिया। और 12 वर्ष तक इन्होंने लगातार तपस्या की। तो यहां पर भर्तहरि की गुफाएं वही हैं उज्जैन में जहां भर्तहरि ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। वैराग्य जब इनको हुआ तो इन्होंने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ लिख डाला। वैराग्य शतक जो ग्रंथ है वो भर्तहरि ने लिखा। किसके लिए? क्योंकि उनको वैराग्य का एहसास हो गया था। उस वैराग्य को लेकर उन्होंने एक किताब लिख डाली। इसके अलावा इन्होंने नीति शतक एक नाम का एक ग्रंथ भी लिखा, कि नीति शतक नाम का ग्रंथ भी भर्तहरि ने लिखा। इसके अलावा एक श्रृंगार शतक नाम का जो ग्रंथ है वो भी भर्तहरि के द्वारा लिखा। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो आप लोग याद रखेंगे, कहीं से भी एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ये भर्तहरि की छोटी सी कहानी जो मैंने आपको शॉर्ट में सुना दिया, उज्जैन से संबंधित थे, और अपनी सारी सत्ता जो थी विक्रमादित्य को सौंपकर गुफाओं में तपस्या करने चले गए। 12 वर्ष तक तपस्या की थी वैराग्य प्राप्ति के बाद। इसीलिए यहीं पर उज्जैन के निकट ही भर्तहरि की गुफाएं हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किस पुरा स्थल पे सबसे पहले सती प्रथा? दोस्तों एरण अभिलेख। एरण अभिलेख कहाँ है? सागर में। ये अभिलेख गुप्त काल का माना जाता है, याद रखेंगे। कब का माना जाता है? गुप्त काल का माना जाता है। एरण अभिलेख जो है यहाँ पर 510 एडी में भानुगुप्त के समय, किसके समय? भानुगुप्त के समय। इसका जो सेनापति था उसका नाम था गोपराज। ये गोपराज की जो स्त्री थी वो सबसे पहले सती हो गई थी। तो सबसे पहले यहीं पर सती प्रथा का प्रमाण हमको देखने को मिलता है। सती प्रथा क्या? जब कम उम्र में हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो स्त्री को, वाइफ को उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। एक कुप्रथा थी जिसे अंततः राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरी तरीके समाप्त कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका? कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रख लेंगे, अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर होगा महादजी सिंधिया। यहाँ पर याद रखना है आपको कि ग्वालियर राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे? राणोजी सिंधिया जो थे, इन्होंने ग्वालियर के जो सिंधिया राजवंश है इसकी नींव रखी थी। बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि
प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 आपका कहता है कि प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा के बारे में जब पूछा जाता है तो आप बोलेंगे जो कायथा है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के निकट है। कहां पर है? उज्जैन जिले में स्थित है कायथा। कायथा की खोज जो है वो 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में। किसने की थी? तो याद रखेंगे विष्णु श्रीधर वाकणकर। विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1964 में कायथा की खोज की थी, जो कि एक ताम्रपाषाण कालीन, कौन सा इलाका है? ताम्रपाषाण कालीन साइट है, याद रखेंगे। काली सिंध नदी के तट पर है। ये कौन सी नदी के तट पर है? काली सिंध नदी के तट पर है, याद रखेंगे। कहां? उज्जैन जिले के निकट तराना तहसील में स्थित है ये स्थान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपको सूची दी गई है। इस सूची में आपको ये देखना है कि कौन सा जो तथ्य है वो असंगत है, इनमें से कौन सी चीजें नहीं मिल रही। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो बिलोवा की गुफाएं हैं, बिलोवा की गुफाएं कहाँ हैं? तो याद रखेंगे कि बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में, सही है। पांडव की गुफा कहाँ है? तो पचमढ़ी में, ये भी सही है। शंकराचार्य की जो गुफा वो खंडवा में है। खंडवा में कहाँ है दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है तो ओंकारेश्वर में है। तो ये 3 तो सही है। जो काबरा की गुफाएं दोस्तों वो देवास में नहीं है। कबरा की गुफाएं जो है वो राजगढ़ में है। कहाँ है कबरा की गुफाएं? ये राजगढ़ में है। तो याद रखेंगे कि कबरा की गुफाएं राजगढ़ में है। इसके अलावा कुछ और गुफाओं से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, तो मैं 2-3 को कर लेता हूं। जैसे आपसे पूछेगा कि मारा की गुफा कहां पर है, आप बताएंगे मारा की गुफा सिंगरौली में है। आपसे पूछेगा कि बाघ की गुफाएं कहां है, आप बोलेंगे बाघ की गुफाएं धार में है। आपसे पूछा जाएगा कि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहां है, क्या पूछा जाएगा? मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहां है। तो जब मृगेंद्र नाथ की गुफाएं पूछेंगे तो आप बोलेंगे ये रायसेन में है। कहां पर है? रायसेन में। फिर पूछेगा कि कलिया देह की गुफाएं कहां है, तो कलिया देह की गुफाएं जो है वो में है। इसी प्रकार पूछेगा कि उदयगिरी की गुफाएं कहां है, तो जब भी उदयगिरी की गुफाएं पूछ लेंगे तो आप बोलेंगे विदिशा में है। तो पर्टिकुलर ये गुफाएं तो पूछे गई, मैंने 8 से 9 गुफाओं के नाम आपसे डिस्कस कर लिए। जो भी एग्जाम में आएगा इनमें से एक आ जाएगा, आप लगा दीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। यहां पर फिर आपके सामने 2 जोड़ियां हैं, जो भी जोड़ी गलत होगी आपको वो बताना है। ठीक है, यहां पर एक तरफ मकबरे दिए हैं और एक तरफ जिला दिया हुआ है। तो यहां पर पहला है तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा कहां है? ग्वालियर में, बिल्कुल सही है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। हुशंग शाह का मकबरा का इसने दिया है धार, तो यहां चेक करेंगे हुशंग शाह का मकबरा धार में है क्या। फिर पूछा जाएगा कि भाई हुशंग शाह का मकबरा धार में, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक है, हुशंग का जो मकबरा है वो धार में ही है। ठीक है, फिर पूछेंगे कि भाई अवंती बाई की समाधि कहाँ है, तो यहां पर दिया है खंडवा। तो अवंती बाई की समाधि खंडवा में नहीं, कहां पर है? मंडला में है। रानी अवंती बाई की समाधि कहाँ है? मंडला में है। और लास्ट में दिया है गिरधारी बाई की समाधि, तो ये भी मंडला में, गिरधारी बाई की समाधि भी मंडला में है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि ये इनकी साइका थी, किनकी? अवंती बाई की, जब ये युद्ध लड़ रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जोड़ी आपकी मिलान में मंडला जो है वो अवंती बाई की समाधि का स्थान था, और इसमें क्या दिया था? खंडवा। तो मतलब ये गलत है, बाकी के सभी सही है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहां से भी प्रश्न आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने गुफाओं के संदर्भ में एक्स्ट्रा कुछ बता दिया, वैसे मैं इन मकबरों के संदर्भ में बता देता हूं। तो मैं फटाफट कुछ बोल देता हूं, फटाफट आप उसको नोट करते जाइएगा। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा कि बेजू बावरा की समाधि कहां है। अगर बेजू बावरा की समाधि आप लोगों से पूछ लेता तो आप तुरंत बता देंगे चंदेरी में है। फिर पूछेगा कि काना बाबा की समाधि कहां है। काना बाबा की समाधि अगर पूछ लेता तो आप क्या बोलेंगे? होशंगाबाद में है। फिर आपसे पूछता है कि बाजीराव प्रथम की यदि हम समाधि की बात करेंगे कि बाजीराव की समाधि कहां है, तो आप बोलेंगे खरगोन में, रावड़खेड़ी में। खरगोन में कहां? रावड़खेड़ी में बाजीराव की समाधि है, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मल्हार राव की समाधि कहां है, तो आप बोल देंगे शिवपुरी में है। मल्हार राव की समाधि कहां है, आप बोल देंगे सॉरी भिंड में। मल्हार राव की समाधि कहां है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता आपसे तो क्या बोलेंगे? भिंड में है। फिर आपसे पूछता है कि दौलत खां लोधी की समाधि कहां है, तो दौलत खां लोधी की समाधि बुरहानपुर में है। फिर पूछेगा कि झलकारी बाई की समाधि कहां है, झलकारी बाई की समाधि पूछ ले, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पूछ ले, तानसेन की समाधि पूछ ले, सबकी समाधि कहां है?
कहीं ना कहीं ग्वालियर में है। इसके बाद पूछेगा कि तात्या टोपे का कहाँ है, तो आप बताएंगे तात्या टोपे की शिवपुरी में है। माधवराव सिंधिया की कहाँ है, तो शिवपुरी में है। सांख्यराज सिंधिया की कहाँ है, तो शिवपुरी में। इस प्रकार से सभी के समाधि स्थल जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मैंने शेयर कर लिए हैं, तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि भगोरिया उत्सव का आयोजन किस लिए किया जाता है। तो भगोरिया उत्सव जो है वो भीलों में प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से पश्चिमी मध्य प्रदेश में झाबुआ में ये किया जाता है और ये जीवन साथी के चयन के लिए किया जाता है। ओके, होली के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इत्तिमा जो नामक धार्मिक समागम है वो कहाँ होता है, तो ये होता है भोपाल में। दोस्तों देखा जाए तो ये पाकिस्तान में भी होता है और बांग्लादेश में भी होता है। वर्ष में एक बार ये समागम जरूर होता है, याद रखिएगा। इस समागम में जो इज्तिमा जो शब्द है, ये शब्द क्या है, इस शब्द का मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा होना। क्या होना, इकट्ठा होना। सभी के सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इकट्ठे होते हैं और धर्म के संदर्भ में, उसके प्रचार प्रसार के संदर्भ में और भलाई के संदर्भ में कुछ बातचीत करते हैं। तो ये सारा का सारा काम इस समागम में किया जाता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो आपको बताना होगा कि सबसे ज्यादा मेले जो है हमारे मध्य प्रदेश में लगते हैं उज्जैन में। उज्जैन संभाग जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। जबकि होशंगाबाद संभाग की यदि हम बात करते हैं नर्मदापुरम की, तो यहाँ पर सबसे कम मेले लगते हैं। सबसे कम कहाँ, होशंगाबाद में। सबसे ज्यादा मेले कहाँ, उज्जैन में। उज्जैन में लगभग 227 मेले लगते हैं और होशंगाबाद में लगभग 13 मेले लगते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में अगर पूछ लेता है तो लगभग 1400 के आसपास मेले हमारे पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं हर साल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है, तो याद रखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो इसमें इनका बारे में वर्णन किया गया है। कालिदास कौन थे, तो संस्कृत के सबसे महान कवि विश्व के अगर कोई थे तो वो कालिदास थे, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, है ना, ये सारे के सारे ग्रंथ जो थे वो कालिदास के द्वारा लिखे गए थे, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न आपका क्या कहता है, 20वां प्रश्न, कि आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी। आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21, मध्य प्रदेश में रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और ये एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम हॉकी के महान खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर रखा गया था, जो अपने आप को ध्यानचंद, जो हमारे हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, उनके भाई बताते थे। और यहाँ पर रूप सिंह स्टेडियम में जो पहला मैच है वो 1988 में जनवरी के महीने में हुआ था और ये मैच था भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज का। इस मैच में यदि हम बात कर लेते हैं तो भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था और इसी ग्राउंड में, रूप सिंह स्टेडियम में ही 2010 में सचिन तेंदुलकर ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला था तो उसमें पहले खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। तो विश्व में किसी पहले खिलाड़ी ने वनडे मैच में 200 रन बनाए थे, दोहरा शतक लगाया था, तो वो सचिन तेंदुलकर ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 ये कहता है कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है दोस्तों वो भोपाल में स्थापित किया गया। कहां पर, भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब से प्रारंभ हुई। तो जब रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे 1934 से रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता जो उसका प्रारंभ माना जाता है और इसका जो पहला मैच रहा है रणजी ट्रॉफी का वो मद्रास व मैसूर के बीच में खेला गया। किसके बीच में, मद्रास व मैसूर के बीच में खेला गया था, याद रखना है। और जो प्रथम टूर्नामेंट था रणजी का वो मुंबई ने जीता था। किसने जीता था प्रथम टूर्नामेंट, वो मुंबई ने जीता था। और एक और याद रखिएगा कि रणजीत सिंह जो इसका नाम रखा है रणजी, ये रणजी नाम क्यों रखा है, तो यहां पर एक बात याद रखना है कि रणजीत सिंह भारत के पहले क्रिकेटर माने गए थे, इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी पड़ा था। क्लियर है कि नहीं है, चलिए। और ये भी याद रखेंगे कि एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि सिंहस्थ या कुंभ का मेला कहाँ लगता है।
तो मध्य प्रदेश में सिंहस्थ या कुंभ का मेला उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। कुंभ के मेले का प्रारंभ दोस्तों हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। और इस मेले का संबंध समुद्र मंथन से माना गया है, क्योंकि जो कुंभ है उसका मतलब होता है कलश। कुंभ का मतलब होता है कलश। जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें अमृत निकला था, देवता और राक्षसों के बीच में विवाद हो गया था और अलग अलग स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गई थी, तो उन्हीं स्थानों पर ये कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे कि ये जो कुंभ का मेला है वो एक शिप्रा के किनारे पर, एक गंगा के किनारे पर और एक गोदावरी के किनारे पर बसे क्षेत्रों में ही लगाया जाता है। कितने साल में लगता है? तो अब 12 वर्ष में लगता है। और कितने प्लेस में लगता है? तो देश के 4 पवित्र स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ का मेले का आयोजन होता है, जिसमें एक है हरिद्वार, एक है उज्जैन, एक है नासिक और एक है आपका प्रयागराज। ठीक है। इन सभी चारों स्थानों पर हर 3-3 साल के गैप में कुंभ का मेला आयोजित करते हैं। इस प्रकार से हर एक अगले स्थान का टर्न जो होता है वो 12 साल की अवधि में आता है, क्योंकि 12 साल में एक बार एक स्थान पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। देश में कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, आज का आखिरी प्रश्न। इसमें कहा गया है कि पीताम्बरा देवी पीठ की मध्य प्रदेश में किस नगर में स्थित है? तो पीताम्बरा की देवी पीठ मध्य प्रदेश के दतिया में, कहां पर है? याद रखेंगे, दतिया जिले में है। ये एक शक्ति पीठ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से आज के 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगले लेक्चर में फिर से अगले 25 क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।